नमस्कार। बात को समझो के चुनावी किस्से की अगली श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चुनावी किस्से लगातार दिलचस्प होते जा रहे हैं और दिलचस्प होती जा रही है आपकी प्रतिक्रियाएं। अच्छा लगा जानकर कि आप चुनाव से जुड़े इन किस्सों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे भी बढ़ा रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए, किस्से आगे बढ़ेंगे, सिलसिला आगे बढ़ेगा, हमारा हौसला बढ़ेगा और किस्सा गोई इसी तरह चलती रहेगी। हमने पहले चुनाव के दिलचस्प किस्सों से पिटारा खोला था और सोचा था हम अगले चुनाव तक पहुंच जाएंगे, लेकिन देश का लोकतंत्र और उसका चुनावी इतिहास इतना दिलचस्प है कि हम उतनी जल्दी आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं जितना हम बढ़ना चाहते हैं। हमारी शोध करने वाली डेस्क यानी रिसर्च डेस्क बताती है कि अभी तो पहले चुनाव में ही बहुत सारा ऐसा मसाला बाकी है जो सुनकर, पढ़कर, जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चुनावी किस्से में बात को आगे बढ़ाते हैं। 1951 का सितंबर खत्म हो रहा था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के विरोधियों के हमले बढ़ रहे थे। नए नए राजनीतिक दल अस्तित्व में आ रहे थे और ऐसा ही एक दल 21 सितंबर 1951 को नई दिल्ली में अस्तित्व में आया। वैदिक मंत्रोच्चार और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ इस पार्टी जनसंघ के पहले सत्र की शुरुआत हुई। कभी नेहरू के सहयोगी रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके संस्थापक थे। मुखर्जी के साथ ही जेबी कृपलानी, जयप्रकाश नारायण से लेकर भीमराव अंबेडकर तक चुनावी मैदान में थे। हमने पिछली बार भी बताया कि कैसे सारे सहयोगी जो शुरुआती अंतरिम सरकार बनी थी उसमें साथ में काम कर रहे थे, लेकिन चुनाव आते ही सब अलग होकर प्रतिद्वंदी के रूप में सामने खड़े हो गए। सभी के निशाने पर नेहरू थे। महीना खत्म होते होते नेहरू चुनाव प्रचार में लग गए। उन्होंने लुधियाना से अपने चुनाव अभियान का आगाज किया। अपने पहले ही चुनावी भाषण में नेहरू ने सांप्रदायिक संगठनों की निंदा की। नेहरू बिहार पहुंचे तो उन्होंने जातिवाद के दानव की आलोचना की। अंबाला की रैली में उन्होंने महिलाओं से पर्दा प्रथा को त्यागने का आह्वान किया। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेहरू ने 9 हफ्ते के अपने चुनाव अभियान में पूरे देश का एक छोर से दूसरे छोर तक का तूफानी दौरा किया। कहते हैं इस दौरान उन्होंने 40,000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की। जी हां, 40,000 किलोमीटर। इसमें हवाई, रेल और सड़क तीनों ही तरह की यात्राएं शामिल थी। उस वक्त यातायात के साधन सीमित थे, लेकिन जिसका जहां जैसा इस्तेमाल हो सकता था वो किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि उनकी लड़ाई किससे है और कैसे है। इस बात के लिए तो उनकी दाद देनी पड़ेगी कि सारे ध्रुव विरोधी अलग होने के बाद भी उनको चुनौती न दे पाए, इसके लिए उन्होंने कमर कस ली थी। वो जानते थे कि अगर अभी उन्होंने देश का दौरा नहीं किया तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने चुनाव प्रचार के लिए करीब 150 किलोमीटर की नाव यात्रा भी की थी। जवाहरलाल नेहरू ए बायोग्राफी में फ्रैंक मॉरिस लिखते हैं कि अपने चुनाव अभियान के दौरान नेहरू जितनी देर सो नहीं पाए उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने यात्रा करने में व्यतीत कर दिया, और जितनी देर उन्होंने यात्रा में बिताया उससे ज़्यादा वक्त उन्होंने भाषण दिया। बहुत ही दिलचस्प कथन फ्रैंक मॉरिस की इस किताब में। हमें ये उद्धृत करना आपके लिए बहुत अच्छा लगा। उन्होंने 300 जनसभाओं को संबोधित किया और सड़क के किनारे भी हजारों लाखों लोगों से संवाद स्थापित किया। सीधे तौर पर उनके भाषण को 2 करोड़ लोगों ने सुना, जबकि उतनी ही संख्या में लोगों ने उन्हें देखा। नेहरू को लेकर लोगों में ऐसी लोकप्रियता थी कि जब उनकी कार सड़क से गुजरती थी तो लोग सड़कों पर उमड़ पड़ते थे। जिन लोगों ने नेहरू को देखा और उनका भाषण सुना उनमें श्रमिक, खेतिहर मजदूर, किसान, बच्चे, चरवाहे सब शामिल थे। सभी जातियों की महिलाएं उन्हें सुनने के लिए आती थीं। यहाँ तक कि उन्हें सुनने के लिए उनके विरोधी भी आते थे। द पिलग्रिमेज एंड आफ्टर द स्टोरी ऑफ हाउ कांग्रेस फॉट एंड वन द जनरल इलेक्शन, इस पुस्तक में लिखा गया कि लगभग हर एक जगह, शहरों में, कस्बों में, गली में, सड़क के किनारे, चौक पर लोग रात रात भर जागकर देश के नेता का इंतजार करते थे। ये बता दें कि ये किताब जिसका उदाहरण हम दे रहे हैं कांग्रेस की पुस्तक है, लेकिन फिर भी इतिहास को जानने के लिए इस तरह की पुस्तक और उस तरह के उदाहरण भी आवश्यक होते हैं। वे जहाँ भी जाते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ भी जाते, स्कूल और दुकानें बंद हो जाती। किसान और उनके साथ काम करने वाले मजदूरों की भी कुछ समय के लिए छुट्टी हो जाती। वो छुट्टी लेकर नेहरू जी को देखने और सुनने जाते थे। नेहरू की जनसभा में लोगों को ले जाने के लिए विशेष रेलगाड़ियां भी चलाई गई
तो आज जो लोग सोचते हैं कि सरकारी साधनों का इस्तेमाल हो रहा है, देखिए तब भी अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे और विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई लोगों को सभाओं में ले जाने के लिए। कई उत्साही लोग सिर्फ सीढ़ी पर ही नहीं चढ़े, बल्कि वे ट्रेन की छतों पर तक भी जाकर बैठ गए। जनसभा की विशाल भीड़ में कई लोग बेहोश तक हो गए कुछ सभाओं में। हो सकता है कि ये बातें कांग्रेस की चूंकि किताब है तो कुछ बढ़ा चढ़ाकर लिखी गई हों, लेकिन उस दौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता इतनी थी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में पंडित नेहरू की चुनावी रैलियों के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि बंबई में पंडित नेहरू की चुनावी सभा थी। सुबह से ही लोग सड़कों और चौराहों पर जमा हो गए थे। लोगों में नेहरू को नजर भर देख लेने का गजब का उत्साह था। हर कोई दोपहर में होने वाले उनके भाषण के बारे में बात कर रहा था। पंडित नेहरू के प्रति दीवानगी का आलम यह था कि उन्हें देखने के लिए लोगों ने सड़क किनारे लगे सुरक्षा घेरे तक को तोड़ दिया था। रामचंद्र गुहा दिल्ली में हुई नेहरू की रैली का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब दिल्ली में नेहरू ने अपना भाषण खत्म किया और मंच से उतरे तो उस जमाने का मशहूर पहलवान मासू सामने आया और उसने उन्हें एक सोने की चेन भेंट कर दी। मासू पहलवान ने कहा कि यह तो अभी कुछ भी नहीं, मैं तो अपनी पूरी जिंदगी आपके लिए और इस देश के लिए कुर्बान कर सकता हूं। इसी तरह खड़गपुर में नेहरू को सुनने के लिए एक तेलुगु भाषी महिला पहुंच गई। जब नेहरू का भाषण चल रहा था उसी समय उसे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आनन फानन में आंध्र प्रदेश के कुछ लोगों ने उसके चारों तरफ घेरा बना लिया। सकुशल बच्चे का जन्म हो गया। सोचिए, जनसभा में बच्चे का जन्म हो गया। नेहरू जी की जनसभा में एक तेलुगु महिला, उसको अचानक प्रसव पीड़ा हुई और वहीं जनसभा में उस बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दाई का काम करने वाली महिलाओं का एक कान उनके नायक के भाषण की तरफ ही लगा हुआ था। बहुत दिलचस्प विवरण है ये, और उस दौर में पंडित नेहरू की लोकप्रियता का आलम बताने के लिए किस्सा अपने आप में काफ़ी है। आज के चुनावी किस्से में हमने दरअसल बात उस दौर में हुए चुनाव प्रचार की तत्कालीन प्रधानमंत्री के प्रति लोगों की दीवानगी किस हद तक थी। अगले किस्से में दरअसल हम आपको एक और दिलचस्प घटना बताएंगे। एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां पंडित नेहरू भी नहीं जा सके। वो जगह जहां देश में सबसे पहले मतदान हुआ था। कैसे लोग दुरूह जंगल और घाटियों से गुजरकर मतदान करने पहुंचे थे। देश में लोकतंत्र के पहले उत्सव में किस तरह की तस्वीरों ने सुर्खियां बटोरी थी। बहुत दिलचस्प लग रहा है दरअसल मुझे भी इस पूरे इतिहास को खंगालना, इन किस्सों को जानना। अब तक बहुत सारे हमने देखे कि जन नायक इस देश में हुए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री और तमाम नेताओं के बाद आज जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस तरह का असर जनता में देखते हैं, इतिहास के पन्नों को टटोलकर इस तरह की लोकप्रियता जब हमें दिखाई देती है पहले प्रधानमंत्री की, तो लगता है कि ये देश हमेशा से ही नायकों का देश रहा है। बहुत दिलचस्प है इसकी तासीर, बहुत दिलचस्प है इसकी तस्वीर, बहुत दिलचस्प है इसका लोकतंत्र, और उतने ही दिलचस्प है इसके चुनाव, और उससे ज़्यादा दिलचस्प हैं इस चुनाव से जुड़े चुनावी किस्से। तो आप बात को समझो में लगातार हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए चुनावी किस्से। और जैसा पिछली बार मैंने निवेदन किया था, अगर आपके पास कोई किस्सा सुनाने के लिए है तो हमसे अवश्य कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। आप देखते रहिए अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।